गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी और ऑक्सिम और बेंजीन जैसे कंपाउंड में अपन ने क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखे थे, ठीक है, नाइट्रो वगैरह में। अब हमारा आज का टॉपिक है कि ज्यामितीय समावयवियों का विन्यास निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कि ज्यामितीय समावयव के त्रिविमीय समूहों के भिन्न व्यवस्था के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अतः समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस समावयवी के गुणों के आधार पर इनका विन्यास निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसमें पहली मेथड देखते हैं अपन, चक्रीकरण द्वारा, मतलब साइक्लाइजेशन। यह विधि उन ज्यामितीय समन्वय के लिए उपयोग में आती है जिनमें एक ग्रुप आसानी से वलय का निर्माण कर सकता है, ठीक है। इस विधि का आधार है कि अंतरा अणुक अभिक्रिया क्या आसानी से देता है, ठीक है। यदि अभिक्रिया करने वाला समूह पास पास स्थित हो, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें कि दो अम्लों में, फ्यूमेरिक और मैलिक अम्लों में से केवल मैलिक अम्ल गर्म करने पर क्या एनहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अतः मैलिक अम्ल में दोनों अभिघट अर्थात COH जो समूह पास पास होते हैं, अतः ये संपक्ष होता है, जबकि फ्यूमेरिक अम्ल में विपक्ष समावयवी होते हैं, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन के अंदर क्या होता है कि साइक्लाइजेशन मेथड केवल उन ज्यामितीय समन्वय के लिए काम आती है जिसमें से केवल एक, दोनों में से एक की आसानी से साइकिल का फॉर्मेशन कर सके, रिंग का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इस इनके अंदर क्या होना, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके अंदर क्या होनी चाहिए, अंतराणुक अभिक्रिया आसानी से पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्या फ्यूमेरिक अम्ल और मैलिक एसिड की, ठीक है। अब दोनों में से जो मैलिक एसिड होता है वो क्या करता है कि अगर मैलिक एसिड को अपन गर्म करें तो वो क्या एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। क्योंकि मैलिक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH वो पास पास होते हैं और वो अंतरा अणु अभिक्रिया के द्वारा एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो कि क्या होती है, सिस फॉर्म होती है, ठीक है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। इसलिए अगर उनको गर्म करें, ठीक है, तो क्या होता है, एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि अपन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, मैलिक एसिड है, गर्म करने पर एनहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों CH ग्रुप क्या है, एक ही साइड के अंदर मौजूद है, ठीक है। देखिए ये दोनों COH ग्रुप एक ही साइड में। अब यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो ये बाहर निकल ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। कैसे, वापस से देखिएगा, इसमें से ये H और ये OH, ठीक है, ये वाटर के तौर पे बाहर निकलता है। अब ये जो वो O है ये इन दोनों के साथ में बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, और एनहाइड्रेट का निर्माण करता है। उसी प्रकार अगर अपन फ्यूमेरिक एसिड की बात करें तो फ्यूमेरिक एसिड के अंदर क्या होता है, दोनों COH क्या दूर दूर हैं, विपक्ष समावयवी हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। अगर ये दोनों COH ना होते तो इनके बीच में क्या अंतर अणु अभिक्रिया के द्वारा एनहाइड्रेट का निर्माण हो सकता था। इसी प्रकार अगर अपन सिट्राकोनिक एसिड व मिसाकोनिक एसिड में से केवल क्या सिट्राकोनिक एसिड या आसानी से क्या साइक्लिक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। अतः अम्लों के विन्यास निम्न होने चाहिए, ठीक है। तो जिसके अंदर सिस फॉर्म है वो तो है क्या सिट्राकोनिक एसिड, और जो विपक्ष समावयवी है ट्रांस फॉर्म है वो क्या है, मिसोकोनिक एसिड। तो जिसके अंदर सिस फॉर्म होती है, मतलब दोनों COH ग्रुप एक साइड में होते हैं, वो तो क्या है साइक्लिक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के। लेकिन जिसके अंदर ये दोनों विपक्ष होते हैं तो अंतरणों को अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से साइक्लिक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके पश्चात देखते हैं अपन भौतिक गुणों के आधार पर अध्ययन के फिजिकल मेथड कौन कौन सी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फाइंड आउट करने की, कि ज्यामितीय समन्वय के विभिन्न भौतिक गुणों के आधार पर इनके विन्यास को निर्धारित किया जा सकता है। कैसे? पहले देखते हैं अपन डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। सामान्यतः संपर्क से शीर्ष समन्वय के द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष समन्वय से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो शीर्ष का होता है, ठीक है, वो किससे ज़्यादा होगा, ट्रांस से ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें अगर अपन, पहला एग्जाम्पल है सिस टू ब्यूटीन, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। एक तो सिस फॉर्म है, इसमें दोनों ही CH3 और दोनों H एक साइड में, जबकि इसमें दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये हो गई सिस फॉर्म और ये हो गई ट्रांस फॉर्म। सिस वाले का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो अगर इसका म्यू की वैल्यू देखें तो 0.33, ठीक है, डी, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। उसी प्रकार अगर अपन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो
एथेन की बात करें, इसका क्यू एम यू कितना होता है 0। उसी प्रकार अगर अपन सिस 1,2 डाइक्लोरो एथेन की बात करें तो इसका म्यू कितना होता है 1.89। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन आकर्षी तथा अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन विकर्षी हो तो विपक्ष समावयवी का द्विध्रुव गुण cis से उच्च होता है। अब यहाँ पर एक ट्रांस की कंडीशन दे रखी है कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कब ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कि अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ठीक है हो, और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ समूह क्या हो, इलेक्ट्रॉन विकर्षी हो। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिस के। ठीक है, तो अपन यहाँ इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ तो क्या है Cl, अब ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, तो Cl क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है, जबकि यहाँ पर CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह। ठीक है, दोनों ही ट्रांसफॉर्म में स्थित हैं। ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट देखें सिस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसका म्यू है 1.97। ठीक है, जबकि अगर अपन सिस फॉर्म देखें Cl और CH3 दोनों एक ही साइड के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो ट्रांस में कंडीशन है कि दोनों ट्रांसफॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह, ठीक है, दो अलग अलग कार्बन पर ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। सेकंड मेथड है फिजिकल के अंदर कि गलनांक, कथनांक, विलेयता, घनत्व। ठीक है, ज्यामितीय समावयव में विपक्ष समावयव के गलनांक समकक्ष गलनांक की तुलना में क्या होते हैं, समावयव की तुलना में क्या होता है, उच्च तथा विलेयता कम होती है। ठीक है, ट्रांस समावयव के गलनांक समकक्ष की तुलना में क्या होंगे, उच्च होंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार समकक्ष समावयवियों की क्या ध्रुवणता, पोलरिटी ज़्यादा होगी, उच्च होने के कारण इनका कथनांक क्या होगा, विपक्ष समावयव से अधिक होगा। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो विपक्ष के अंदर क्या है, गलनांक ज़्यादा है, ट्रांस के अंदर तो गलनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, सिस के अंदर क्या होगा, कथनांक ज़्यादा होगा, विलेयता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और पोलरिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है। इसी प्रकार समकक्ष समयों की विलेयता का मान विपक्ष समयों से क्या अधिक होता है। ठीक है, अगर देखें, अगर अपन इस फॉर्म के अंदर देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके पर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसी प्रकार अगर अपन ट्रांस का देखें तो ट्रांस का कितना है, -50, ठीक है, और बॉइलिंग है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अम्ल सामर्थ्य देखते हैं नेक्स्ट, कि एक क्षारकीय एथाइलिनिक अम्लों में संपर्क समावयवी विपक्ष समावयवी की अपेक्षा क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, अगर एसिड स्टैंड की बात करें तो मोनो एसिडिक अगर अपन देखें एथाइलिक एसिडों में संपर्क समावयवी विपक्ष समावयवी की तुलना में अपेक्षा प्रबल होता है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि सिस क्रोटोनिक एसिड के पीके का मान कितना होता है, 4.44, जबकि अपन ट्रांसफॉर्म के पीके का मान देखें तो कितना होता है, 4.70। ठीक है, मतलब पीके का मतलब है कितने जल्दी वह मतलब प्रोटॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है यहाँ पर पीके एसिड का, तो जितना कम अपन ने पीएच वैल्यू देखते हैं, तो जितना कम पीएच होता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो क्रोटोनिक एसिड यहाँ पर क्या पीके का मान 4.44 है, जबकि क्रोटोनिक एसिड के अंदर देखें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर तो उसकी पीके वैल्यू इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, के ज्यामितीय समावयव के विन्यास का निर्धारण उनके यूवी स्पेक्ट्रा के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांस के लिए अवशोषण उच्चिष्ट मतलब लेमडा मैक्स का मान क्या होता है, सिस की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अगर अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इस जो लेमडा मैक्स के वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं, और लेमडा मैक्स के वैल्यू के बेसिस के ऊपर अपन उसकी एब्जॉर्प्शन निकालते हैं, अवशोषणांक निकालते हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं ट्रांस के जो वैल्यू होती है लेमडा मैक्स का मान, वो क्या होता है, सिस से ज़्यादा होता है, क्योंकि सिस समावयव में क्या होता है, त्रिविम बाधा उपस्थित होने के कारण अनुनाद बाधा होती है, जिसे संपर्क समावयव के लिए लेमडा मैक्स का मान कम होता है। ठीक है, अगर अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर देखें तो जो सिस फॉर्म है, ठीक है, दोनों ही जो बल्कि ग्रुप है वो क्या है, सिमिलर साइड में है यहाँ पर। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या है, ऑपोजिट साइड में। तो सिस के अंदर क्या होगा, जो लेमडा की वैल्यू होगी वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल की ग्रुप एक साइड में आ जाने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाता है, त्रिविम बाधा आ जाती है। जबकि अगर ट्रांसफॉर्म में देखें, दोनों ही जो बल की ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ज़्यादा लेमडा मैक्स का एब्जॉर्प्शन करके इसकी वैल्यू क्या होगी,
ज़्यादा होती हैं। इसी प्रकार अवरक्त आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, ठीक है? इसके द्वारा आरएच डबल बॉन्ड सीएच4 प्रकार के यौगिकों का परीक्षण करने पर विपक्ष समन्वय के लिए 960 से 970 सेंटीमीटर पर एक पीक प्राप्त होती है, जो संपर्क समन्वय के लिए प्राप्त नहीं होती, ठीक है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर दोनों आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे वापस डिटेल में, ठीक है? अभी सिर्फ इतना जनरल इंट्रोडक्शन याद करना है आपको। नेक्स्ट है कि नामकरण की ईजेड पद्धति, ठीक है? अब तक अपन ने आरएस देखा है, ठीक है? इरिथ्रोसिस्ट्रांस देखे हैं, इरिथ्रोथ्रियो देखा है। अब देखते हैं अपन नामकरण की ईजेड पद्धति कि ज्यामितीय समन्वय के नामकरण की आधुनिक पद्धति ईजेड के समरूप है। जेड का अर्थ जर्मन शब्द जुसामेन से है, जिसका अर्थ होता है साथ साथ, और ई का तात्पर्य जर्मन शब्द एंटेगेन से है, जिसका अर्थ होता है विपरीत, ठीक है? वही सिस और ट्रांस वाली बात है कि जेड तो मान लेते हैं अपन, जेड किसके बराबर हो जाता है? सिस के, ठीक है? यहाँ पर जेड को अपन किसके? सिस के बराबर मान लेते हैं, जबकि ई यहाँ पर क्या हो गया? दोनों के अंदर क्या है? ई के तात्पर्य है जर्मन का, जिसका विपरीत, मतलब दोनों ई यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांस के बराबर, ठीक है? ये ध्यान रखना। यदि अणु में अनुक्रम में निम्न के अनुसार उच्च अग्रता समूह एक तरफ हो तो, ठीक है, जेड तथा विपरीत दिशा में हो तो क्या? ई लिखा जाता है, ठीक है? और ई जेड नामकरण पद्धति का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है? देखते हैं इसके रूल क्या है ई जेड के, कि सर्वप्रथम द्विव आयनित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूहों को क्या अनुक्रम नियम के अनुसार लिखते हैं, ठीक है? तत्पश्चात देखते हैं कि दोनों परमाणुओं के उच्च अर्द्रता तथा वरीयता वाले परमाणु या समूह एक की ओर हैं अथवा विपरीत। यदि एक और हैं तो अणु का विन्यास क्या होगा? जेड होता है, ठीक है? तथा यदि विपरीत दिशा में होता है उनका विन्यास ई होगा। उच्च वरीयता वाले परमाणु अथवा समूह को अपन स्टार से अंकित कर देते हैं, ठीक है? अब इसके नियम कुछ अलग हैं, जब अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे, जो द्विआयनित कार्बन परमाणु है, ठीक है, उसके जो चारों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको अपन सीक्वेंसली अरेंज करते हैं, जैसे अपन ने पहले भी अरेंज किए थे, ठीक है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है? फिर अगर देखते हैं कि अगर दो समूह एक सिमिलर समूह दो प्रेजेंट हैं, अगर वो एक ही दिशा में हैं तो हो गया क्या? ई फॉर्म, नहीं जेड फॉर्म, और अगर विपरीत दिशा में है तो ई फॉर्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं रूल के द्विव बॉन्ड डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह के प्रथम परमाणु के परमाणु क्रमांक की तुलना करके अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु या समूह को प्रथम अग्रता प्रदान करते हैं, ठीक है? और परमाणु के परमाणु क्रमांक का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार होता है, ठीक है? अपने साथ परमाणु क्रमांक के अनुसार कोई भी जो ग्रुप है उसका अरेंज करते हैं, जैसे कि आई का 53 है, बी आर का 35 है, सी एल का 17 है, एस का 16 है, एफ का 9 है, और ओ का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1 है। तो इस सीक्वेंस के अंदर अपने को अरेंज करना है अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो। इससे आगे का जो रूल्स हैं हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।